आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं, वो किसी डरावनी कल्पना का हिस्सा नहीं है और न ही इसे सिर्फ मनोरंजन समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है। ये वो कहानी है जिसे सालों तक दबाने की कोशिश की गई, जिसे फाइलों में बंद रखा गया और जिसे लोग आज भी सच मानने से डरते हैं। एक ऐसी कोठी जहां गरीबी, भूख और अन्याय ने मिलकर मौत को जन्म दिया और जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। उन्होंने अंधेरे के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये कहानी झूठ नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र आज भी पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है। अगर आप दिल से मजबूत हैं, तो इस पूरी कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि यहां डर सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है। ये बात सन 1998 की है, उत्तर भारत के एक ऐसे कस्बे की जिसका नाम आज भी पुलिस फाइलों में दर्ज है, लेकिन आम लोग उसका नाम जोर से लेने से कतराते हैं। उस कस्बे की पहचान कभी उसकी पुरानी मिल से हुआ करती थी, जहां सैकड़ों मजदूर दिन रात काम करते थे। लेकिन मिल बंद होने के बाद वहां सिर्फ गरीबी रह गई थी, खामोशी रह गई थी और कुछ ऐसे किस्से रह गए थे जिन पर यकीन करना आसान नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड में उस जगह का जिक्र असामान्य घटनाओं वाला क्षेत्र कहकर किया गया है और यही से इस कहानी की शुरुआत होती है। उस कस्बे के आखिरी छोर पर एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग कोठी नंबर 17 कहते थे। ये कोठी कभी एक रईस जमींदार की हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। जमींदार का परिवार खत्म हो गया, नौकर भाग गए और कोठी में सिर्फ दीवारों में बसती सिसकियां बची। लोग कहते थे कि उस कोठी में रात के बाद सुबह नहीं आती, और अगर आती भी है तो किसी और की नहीं, सिर्फ दीवारों की। इसी कस्बे में रहता था रमेश, एक बेहद गरीब युवक जो अपने बूढ़े पिता और बीमार मां के साथ एक टूटे फूटे मकान में रहता था। रमेश दिन में रिक्शा चलाता था और रात को मिल के खंडहरों के पास चौकीदारी करता था, ताकि कुछ ज्यादा पैसे कमा सके। उसकी जिंदगी में डर नाम की चीज पहले ही मौजूद थी। भूख का डर, बीमारी का डर और कल का डर। इसलिए भूत प्रेत की बातें उसे कभी ज्यादा नहीं डराती थी। मगर वो नहीं जानता था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। एक रात जब ठंडी हवा कस्बे की गलियों में अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी, रमेश को पहली बार कोठी नंबर 17 के पास चौकीदारी करने का काम मिला। लोगों ने उसे मना किया, डराया, यहां तक कहा कि पैसे कम पड़ जाएंगे, पर जान मत गंवाना। लेकिन गरीबी इंसान से समझदारी छीन लेती है। रमेश ने सबकी बात अनसुनी कर दी और टॉर्च लेकर कोठी की ओर चल पड़ा। कोठी के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे सीलन, पुरानी लकड़ी और किसी अनजानी चीज का मिला जुला एहसास। दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर, टूटी खिड़कियां और भीतर से आती सन्नाटा भरी आवाजें, मानो कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। रमेश ने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम है और कोठी के बरामदे में बैठकर पहरा देने लगा। रात जैसे जैसे गहराती गई, कोठी की हवा बदलने लगी। कहीं दूर से किसी के चलने की आवाज आती, फिर अचानक रुक जाती। कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो, लेकिन जब वो इधर उधर देखता तो सिर्फ अंधेरा दिखाई देता। ठीक रात के 2 बजे कोठी के भीतर से जोर से कुछ गिरने की आवाज आई, इतनी तेज कि रमेश की रूह कांप उठी। उसने टॉर्च जलाकर अंदर झांकने की कोशिश की, मगर टॉर्च की रोशनी दीवारों से टकराकर ऐसे लौट आई जैसे अंदर जाने से मना कर रही हो। उसी पल उसे याद आया कि कस्बे के लोग क्यों कहते थे कि इस कोठी में कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो सालों से इंसाफ मांग रहा है। रमेश ने मन ही मन तय किया कि सुबह होते ही वो यहां से चला जाएगा, चाहे पैसे मिले या नहीं। मगर वो नहीं जानता था कि इस कोठी में एक बार कदम रखने के बाद इंसान अपने फैसले खुद नहीं करता। अचानक उसे पीछे से किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। ठंडी सांस उसकी गर्दन से टकराई और एक बेहद भारी, दर्द से भरी आवाज उसके कानों में गूंजी। तू भी हिसाब चुकाने आया है?
रमेश ने डर के मारे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ कोठी की दीवारें थी, जिन पर अब अजीब अजीब परछाइयां नाच रही थी। उसी समय कोठी का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लोहे की कुंडी जोर से गिर पड़ी। रमेश समझ चुका था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है। यही वो पल था जहां से यह कहानी सिर्फ एक गरीब रिक्शा चालक की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे रहस्य की बन गई जिसका जिक्र आज भी पुलिस की बंद फाइलों में कांपते हाथों से किया जाता है। मुख्य दरवाजा बंद होते ही रमेश ने पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी का वो पुराना दरवाजा अब लोहे से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था। बाहर की दुनिया जैसे अचानक कट गई थी और कोठी के भीतर का अंधेरा उसे धीरे धीरे निगल रहा था। टॉर्च की रोशनी अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी किरणें दीवारों पर अजीब तरह से कांप रही थी, मानो रोशनी भी डर रही हो। रमेश का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था ये आवाज पूरी कोठी सुन रही है। वो जैसे तैसे अंदर के बरामदे में आगे बढ़ा। फर्श पर जमी मोटी धूल में पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे निशान उसके नहीं थे। वे निशान ऐसे थे जैसे किसी ने नंगे पांव बहुत पहले इस कोठी में चलना छोड़ दिया हो। रमेश का गला सूख गया। उसने मन ही मन अपने माता पिता को याद किया और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई, क्योंकि अब पीछे लौटने का रास्ता तो था ही नहीं। बरामदे के अंत में एक पुराना कमरा था, जिसकी दीवारों पर पुलिस की सील के निशान अब भी दिखाई दे रहे थे। रमेश ने जब टॉर्च उस कमरे के अंदर डाली तो उसकी सांस अटक गई। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी और दीवार पर काले रंग से कुछ लिखा हुआ था, जो समय के साथ धुंधला हो गया था। पास जाकर देखने पर वो लिखावट साफ हुई। हम भूखे थे, इसलिए मरे। अब तुम भी भूखे रहोगे। रमेश को अचानक समझ आया कि ये कोठी सिर्फ डर की जगह नहीं है, बल्कि भूख और अन्याय की कब्र है। उसे याद आया कि उसके पिता कभी बताया करते थे कि मिल बंद होने से पहले कई मजदूरों को इसी कोठी में बंद कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने मजदूरी मांगी थी। कहा गया था कि पुलिस आई थी, जांच हुई थी, लेकिन सच कभी बाहर नहीं आया। पुलिस रिकॉर्ड में केस दर्ज हुआ, फिर धीरे धीरे सब कुछ दबा दिया गया। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। रमेश को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके चारों ओर घूम रही हो। उसे अपने कान के पास फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार और भी साफ, रमेश, हमें देख, हमें भूला मत। अब वो डर सिर्फ डर नहीं था, उसमें दर्द था, शिकायत थी। टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में रमेश को कई लोगों की मौजूदगी महसूस हुई, जैसे दर्जनों आंखें उसे घूर रही हों। उसके पैरों के पास ठंडक फैलने लगी, मानो किसी ने उसका टखना पकड़ लिया हो। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। तभी कमरे की एक दीवार पर अचानक तस्वीरें उभरने लगी। भूखे मजदूर, रोते बच्चे, बंद दरवाजे और बाहर खड़ी खामोश पुलिस। ये कोई सपना नहीं था, ये उस कोठी की यादें थी जो अब जिंदा हो उठी थी। रमेश समझ गया कि जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई, वे अब उसे सुना रहे हैं। काफी देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। टॉर्च अपने आप फिर से जल उठी और कमरे में सिर्फ रमेश खड़ा था, पसीने से तर, कांपता हुआ। लेकिन अब उसके डर के साथ एक और एहसास जुड़ चुका था। उसे यहां से जिंदा निकलना है, ताकि वो इस सच को दुनिया तक पहुंचा सके, वरना ये कोठी कभी शांत नहीं होगी। उसने देखा कि कमरे के एक कोने में सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी, अंधेरे में डूबी हुई, जैसे किसी और ही दुनिया की ओर ले जा रही हों। रमेश जानता था कि असली राज अब नीचे छुपा है, और अगर वो वापस जाना चाहता है तो उसे उन सीढ़ियों से होकर ही गुजरना होगा। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो अभी रात के राज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है।
रमेश ने कांपते हुए उन सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, जो कोठी के नीचे अंधेरे में उतरती चली जा रही थी। हर सीढ़ी के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी, जैसे जमीन के नीचे सूरज कभी पहुंचा ही न हो। सीढ़ियों की दीवारों पर नमी जमी थी और जगह जगह उंगलियों के निशान उभरे हुए थे, मानो किसी ने आखिरी सांसों में दीवारों को पकड़ने की कोशिश की हो। रमेश का दिल बार बार कह रहा था कि वापस लौट जाओ, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता अब उसे दिख ही नहीं रहा था। सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा सा तहखाना था, जहां पहुंचते ही रमेश को घुटन महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि तहखाने की जमीन पर पुराने बर्तन, फटे कपड़े और कुछ कागज बिखरे पड़े थे। वे कागज साधारण नहीं थे, वे पुलिस रिपोर्ट की कॉपियां थी, जिन पर केस बंद की मुहर लगी हुई थी। रमेश ने जब उन्हें उठाकर पढ़ने की कोशिश की तो उसके हाथ कांपने लगे। उन रिपोर्टों में साफ लिखा था कि मिल के मजदूरों की मौत बीमारी से हुई थी, जबकि दीवारों पर सूखे हुए काले धब्बे कुछ और ही कहानी कह रहे थे। तभी तहखाने की छत से पानी की बूंदें टपकने लगी और हर बूंद के साथ एक एक आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई गिनती कर रहा हो। रमेश को अचानक लगा कि वो अकेला नहीं है। उसके चारों ओर धुंधली आकृतियां उभरने लगी, कमजोर शरीर, धंसी आंखें और ऐसे चेहरे जिन पर भूख और बेबसी की गहरी लकीरें थी। ये वही लोग थे जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला था। उनमें से एक आकृति आगे बढ़ी और रमेश के सामने रुक गई। उसकी आवाज भारी नहीं थी, बल्कि थकी हुई थी, जैसे बहुत लंबे समय से बोलने का इंतजार कर रही हो। उसने बताया कि कैसे मजदूरों ने अपनी मजदूरी मांगी, कैसे उन्हें झूठे वादों से बहलाकर इस कोठी में बंद कर दिया गया और कैसे पुलिस सब कुछ जानते हुए भी चुप रही। तहखाना उनकी आखिरी जेल बना और भूख उनकी सजा। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे वो सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि उस दर्द को जी रहा है। तभी उन आकृतियों ने एक साथ कहा कि अगर ये सच्चाई बाहर नहीं गई तो कोठी और कस्बा कभी चैन से नहीं सो पाएंगे। रमेश समझ गया कि उसे जिंदा छोड़ा जाना कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अचानक तहखाने में जोरदार कंपन हुआ। दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी और सीढ़ियों की दिशा में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी उम्मीद की तरह थी। आकृतियां धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने रमेश से वादा लिया कि वो इस कहानी को दबने नहीं देगा। अगले ही पल तहखाना शांत हो गया और रमेश अपने आप को सीढ़ियों के ऊपर खड़ा पाया। कोठी का मुख्य दरवाजा अब खुला हुआ था, जैसे उसने कभी बंद होना जाना ही न हो। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन रमेश जानता था कि उसके लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। वो बाहर निकला, मगर उसके भीतर तहखाने की सच्चाई हमेशा के लिए बस चुकी थी। सुबह की रोशनी में कोठी नंबर 17 वैसी ही खड़ी थी, जैसी बरसों से खड़ी थी। लेकिन रमेश को अब वो सिर्फ एक इमारत नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह अपने भीतर हजारों भूखी आत्माओं की सांसें समेटे हुए है। रमेश सीधे अपने घर नहीं गया। उसके कदम खुद ब खुद थाने की ओर बढ़ गए, जहां उसने कभी अपने पिता को बेइज्जत होते देखा था, जहां न्याय सिर्फ कागजों में जिंदा था। थाने में उस दिन एक बूढ़ा दरोगा बैठा था, जिसके चेहरे पर थकान और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। रमेश ने जब कोठी और तहखाने की सारी बात बताई तो दरोगा ने पहले उसे डांटा, फिर चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने बिना कुछ कहे एक पुरानी अलमारी खोली और धूल से भरी एक मोटी फाइल निकालकर मेज पर रख दी। उस फाइल पर लिखा था। दरोगा ने धीमी आवाज में बताया कि ये केस सच में दर्ज है, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ाया गया। ऊपर से आदेश आया था कि मिल मालिक और कुछ अफसरों का नाम हटाया जाए, मजदूरों की मौत को बीमारी बताया जाए और फाइल बंद कर दी जाए। जो पुलिस वाले सच बोलना चाहते थे, उनका तबादला हो गया। कुछ चुप हो गए और कुछ डर के मारे टूट गए। कोठी को सील कर दिया गया ताकि कोई वहां न जाए और सच्चाई वही दफन रह जाए।
रमेश ने दरोगा से कहा कि सच्चाई चाहे जितनी डरावनी हो, उसे बाहर आना ही चाहिए। उसी रात अजीब बात यह हुई कि कस्बे के कई लोगों ने कोठी से रोशनी निकलते देखी। किसी ने कहा कि वहां आवाजें आ रही हैं, किसी ने कहा कि परछाइयां बाहर तक आ गई है। पुलिस जब पहुंची तो कोठी के तहखाने का एक हिस्सा अपने आप धंस चुका था और नीचे से पुराने कंकाल और कागज बाहर आ चुके थे। अब सच्चाई को छुपाना नामुमकिन हो गया था। अखबारों में खबरें छपी, जांच बैठी और सालों बाद मजदूरों की मौत को हत्या माना गया। कुछ नाम सामने आए, कुछ फिर भी बच निकले, लेकिन कोठी नंबर 17 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड में ये केस आज भी मौजूद है और उसी फाइल के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी है, कुछ जगह इंसाफ मांगती है और जब तक इंसाफ नहीं मिलता वहां चैन नहीं होता। रमेश की जिंदगी बदल गई। वो अमीर नहीं हुआ, उसकी गरीबी अचानक खत्म नहीं हुई, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह अब सुकून था। कोठी के पास से गुजरते वक्त अब कोई आवाज नहीं आती, कोई परछाई नहीं दिखती। शायद जिन आत्माओं ने उसे चुना था, उन्हें आखिरकार वो मिला जिसका इंतजार था, सच। और यही वजह है कि ये कहानी किसी अफवाह का हिस्सा नहीं है, नहीं किसी की कल्पना। ये कहानी झूठ नहीं है, पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत या परछाई नहीं होती, बल्कि वो सच्चाई होती है जिसे इंसानों ने खुद दफन किया होता है। कोठी नंबर 17 आज खामोश है, लेकिन उसके भीतर दबी कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि जब इंसाफ देर से मिलता है तो उसकी आवाज डर बन जाती है। ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्योंकि ऐसी कई सच्चाइयां आज भी अंधेरे में छुपी हुई है। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद है तो रात के राज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्चाई के साथ रात के राज पर।